हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 4 चैप्टर्स 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है अमृता की मधुमक्खियाँ। और ये एक रियल लाइफ स्टोरी इसमें प्रेजेंट की गई है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं साथ साथ डिस्कस करते हुए चल रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। अनीता कुशवाहा एक गर्ल स्टार, एक चमकता सितारा है जो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बेचाहा गांव में रहती है। तो ये याद रखना है आपको कि अनीता कहाँ रहती है। ये मुजफ्फरपुर जिले के बेचाहा गांव में रहती है, जो कि बिहार राज्य में है। इसके अलावा मधुमक्खियों के बारे में देख लेते हैं। मधुमक्खियों की छत्ते में नर मक्खियाँ बहुत कम होती हैं, जो कि बहुत आलसी टाइप की होती हैं, जो पूरा टाइम घर में पड़ी रहती हैं और इनका कुछ काम नहीं होता है, जो कि कुछ काम नहीं करती। इनमें एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है और शेष काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं वो रस भी लाती हैं, छत्ता बनाती हैं और उसका ध्यान भी रखती हैं। मधुमक्खियाँ जो अंडे हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य देती हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लेंगे। ये यहाँ पे दिसंबर है। और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। तो लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, इससे मधुमक्खियों का क्या संबंध है? इससे संबंध ये है कि जब लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं तो मधुमक्खियों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि फरवरी के टाइम पे जो अंडे होते हैं उनसे मधुमक्खियों के बच्चे निकल आते हैं और मधुमक्खियों के काटने पर हम लोहा रगड़ते हैं, प्याज या अचार लगाते हैं। ये होम रेमेडी है, तो सभी को पता होगा। जब मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक डिफरेंट टाइप का डांस करती है, एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है, जिससे कि जो उसकी अन्य फ्रेंड्स होती हैं, अन्य मधुमक्खियाँ होती हैं, उनको पता चल जाता है कि इसको रस मिल गया है। मधुमक्खी की तरह चींटियां भी समूह में रहती है। जैसे मधुमक्खी समूह में रहती हैं, वैसे ही चींटियां भी समूह में रहती हैं और उनके काम भी बटे रहते हैं। जैसे कि रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढ कर लाती हैं और ये सभी एक लाइन में चलती हैं। इनके लाइन में चलने का कारण जो है, इनके द्वारा छोड़ी गई एक विशेष प्रकार की गंध होती है और उसी गंध को फॉलो करते हुए ये एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं, जिससे कि एक लाइन में चलती हुई दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आपका 21 फैब 2016 का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समूह में रहता है, और वहां पे 4 ऑप्शन थे जिनमें से कि एक डिफरेंट था। तो आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी में 4 लोगों के समूह में रहने की बात की गई है: मधुमक्खी, चींटी, ततैया और दीमक। इसके बाद आपको गर्ल स्टार बताना होता है, या गर्ल स्टार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि गर्ल स्टार कौन है। तो गर्ल स्टार, चमकता सितारा, ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में विद्यालय जाकर पढ़ाई करके अपनी लाइफ को चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे बहुत सारी रियल स्टोरीज एनसीईआरटी में दी गई हैं, जिनसे कि आपको इनके बारे में पता चल सकता है। अब हम इनसे संबंधित प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 6 फरवरी 2014 को पूछा गया, जिसमें कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन का चुनाव करना था। पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि मधुमक्खी पालन का जो सबसे अच्छा समय बताया गया है एनसीईआरटी में बिहार के अकॉर्डिंग, वो अक्टूबर टू दिसंबर बताया गया है। इसके अलावा लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये कथन भी सही है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता, ये भी बिल्कुल सही है। और एक बॉक्स में लगभग 25 किलो जो शहद है वो हमें प्राप्त होता रहता है। मतलब जैसे जैसे शहद बनता रहता है हम निकालते रहते हैं, तो एक बक्से से 25 किलो तक का शहद हम प्राप्त कर सकते हैं। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, बिल्कुल ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है वो रॉन्ग है, बाकी के तीनों सही हैं। तो देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है 2, 3 और 4, और यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो ये भी अभी हमने डिस्कस किया है। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बिहार में जो है वो मधुमक्खी पालन किया जाता है। और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, फरवरी में लीची के फूल खिलते हैं और जिनका रस पी के मधुमक्खियों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है।
अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से मधुमक्खियों और छत्ते के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है। देख लेते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, ये बिल्कुल सही है। छत्ते में कुछ नर मक्खियां होती हैं, ये भी सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है, ये भी सही है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये गलत है, क्योंकि इनका काम जो है केवल रिप्रोडक्शन करना होता है, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है। तो इनकी इम्पोर्टेंस एनसीईआरटी में सबसे कम बताई गई है, इसलिए हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या गलत है, और जो गलत है वही हमारा सही आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर्स में हमें 3 चैप्टर्स की समरी लगातार एक साथ देखनी होगी, जिसमें चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 है, क्योंकि ये तीनों मिला के एक ट्रेवल जो की गई है ओमना नाम की लड़की के द्वारा, उसका पूरा वर्णन है कि कैसे वो गुजरात के अहमदाबाद से और केरल तक पहुंची, और रास्ते में उसने क्या क्या देखा, किस तरह का खाना पीना, रास्ते में कैसी कैसी नदियां आई, कौन से पुल आई, ये सभी जो है इसमें मेंशन किया गया है। यहाँ पे 2 फ्रेंड्स की स्टोरी दी गई थी, जिनमें से कि एक फ्रेंड साइकिल से गिर गई थी और उसका पैर टूट गया था, तो उसको प्लास्टर हुआ था, और इसमें बताया गया है कि पैर की हड्डी टूटने पर प्लास्टर जो है वो 6 सप्ताह यानी 42 डेज के लिए किया जाता है। इसके अलावा कच्छ या गांधीधाम नामक स्थान गुजरात में है, और यहीं से ओमना की ट्रेन केरल के लिए चली थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि गांधीधाम और कच्छ कहाँ पर है, तो ये गुजरात राज्य में है। और फ्रेंड्स, आपको एक मैप जरूर अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है, और ऐसे ही आपको एक रफ जो मैप है इंडिया का वो खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, और वहाँ पे सारे स्टेट्स और सारे यूटीज को मेंशन करना है, ताकि आप लोग समझ पाए कि कौन सा स्टेट कहाँ है और किससे उसकी सीमा मिलती है, क्योंकि इन 3 चैप्टर से आपके 15 में से 2 और 3 क्वेश्चन कंपलसरी है कि आएंगे ही आएंगे। और इन चैप्टर्स में जो है वो 2 टॉपिक मैथ के भी कवर किए गए हैं, तो उनसे एक एक क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोग इसका अंदाजा अभी जो मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगी उनसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। चटनी के साथ ढोकला, नींबू वाले चावल, लेमन राइस जिसको हम कहते हैं, और मिठाई आदि गुजरात का प्रसिद्ध खाना है। इसके अलावा जो वलसाड नामक रेलवे स्टेशन है गुजरात का, वहां पर वटाटा बड़ा और पूरी साग तथा ठंडा दूध प्रमुख रूप से मिलते हैं। तो अहमदाबाद में क्या मिलता है? चटनी के साथ ढोकला, नींबू वाले चावल, और वलसाड में क्या मिलता है? बटाटा वड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध। गुजरात से लेकर केरल तक ट्रेन जो है वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये गुजरती है आपके पश्चिमी तट से। देखिए यहाँ पे ये आपका एक प्रायद्वीपीय भारत का रफ मैप है, यहाँ पे गुजरात है, मान लीजिए यहाँ से ट्रेन चली है, तो यहाँ पे ये हमारा महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पे गोवा है, और फिर यहाँ पे केरल, और यहाँ पे कर्नाटक आ जाता है। तो ये कहाँ कहाँ से, ये यहाँ से चली है, तो यहाँ पे पहले महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, और फिर 5th नंबर पे हमारा केरल। तो 3 स्टेट बीच में पड़ते हैं, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7, खिड़की से। तो यहाँ पे कोझिकोड, कालीकट और कैलीकट नामक स्थान के बारे में बताया गया है, जो कि दक्षिण भारत में है, और इस क्षेत्र को जो है वो मालाबार तट कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो क्षेत्र है हमारा, ये मालाबार तट कहलाता है, जबकि इसके ऊपर के क्षेत्र को हम डिफरेंट नाम देते हैं। यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, और यहाँ पे आपका कच्छ का रण होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। मड़गांव नामक स्थान गोवा में है, और यहाँ पे जो है गोवा में लाल मिट्टी पाई जाती है। उडुपी नामक स्टेशन पर प्रसिद्ध खाना इमली वड़ा मिलता है, जो कि केरल राज्य में है, और कोट्टायम नामक नगर भी केरल राज्य में ही है। इन स्टेटमेंट को फ्रेंड्स आपको बिल्कुल एकदम से याद रख लेना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर करके, क्योंकि इन्हीं से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ से 2 टॉपिक आपके मैथ के भी होते हैं, एक तो आपका डायरेक्शंस दिशा संबंधी, और दूसरा आपका एवरेज यानी औसत। ये भी आप अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ आ जाएगा। गोवा से केरल राज्य के मध्य 92 सुरंग और लगभग 2000 पुल है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है,
केरल राज्य में ज्यादातर लोग सफेद और क्रीम रंग के सूती कपड़े, सूती धोतियां पहनते हैं क्योंकि वहां पे जो है गर्मी ज्यादा होती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है और वहां पे जो बड़ी मौसी होती है, यानी कि मम्मी से जो बड़ी आपकी सिस्टर होती है उनकी, उनको हम मौसी कहते हैं। और मलयालम भाषा में उनको वलियम्मा और नानी को अम्मुमा कहा जाता है। तो ये याद रखना है कि अम्मुमा नानी को और वलियम्मा बड़ी मौसी को कहा जाता है केरल की मलयालम भाषा में। अब हम कुछ भाषाएं देख लेते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में बोली जाती हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन की गई हैं। तो सबसे पहली भाषा है आपकी कोंकणी, जो कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ भाग में बोली जाती है। मराठी आपकी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, लेकिन इसके साथ ही गोवा, दमन दीव, दादरा और नगर हवेली के भी कुछ भागों में बोली जाती है। कन्नड़ भाषा आपकी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में और मलयालम केरल में बोली जाती है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका नानी के घर तक। तो देखिए यहाँ पे 6 चैप्टर से ट्रेवल शुरू हुई थी, जो कि शुरू हुई थी हमारी ओमना के सफर से। फिर उसने खिड़की से क्या क्या देखा, फिर हम नानी के घर तक कैसे पहुंचे, इस सब का वर्णन इन 3 चैप्टर्स में दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है कि गांधी धाम से कोझिकोड के बीच की दूरी कितनी है। ये दूरी है आपका 201,065 किलोमीटर, यानी 2165 किलोमीटर। कोझिकोड से कोट्टायम के बीच लगभग 253 किलोमीटर की दूरी है और इसको तय करने में लगभग 6 घंटे जो है लगते हैं। केरल में नारियल, केला, पपीता, कटहल और सुपारी उगाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि केरल में उगने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। तो वहाँ पे नारियल, केला, पपीता, कटहल और सुपारी उगाई जाती है। इसके अलावा इस चीज को आपको बिल्कुल रट लेना है, एक एक चीज को, कि ट्रेन के टिकट पर कौन कौन सी जो जानकारी है वो उपलब्ध होती है। और ये रिजर्व्ड टिकट की बात हो रही है, जो कि रिजर्वेशन का टिकट होता है। तो यहाँ पे आपके ट्रेन का नंबर होता है, सफर के शुरू होने की तारीख और समय भी होता है कि किस टाइम से आपकी ट्रेन शुरू होगी, जबकि सफर के खत्म होने की तारीख इस पर नहीं दी होती। बर्थ और डब्बे का नंबर भी होता है, किराया संख्या होती है, यात्री का नाम भी होता है। अगर रिजर्व्ड टिकट है, अगर नॉर्मल टिकट है तो उस पर नहीं होता। यात्रियों की संख्या भी, कि कितने अडल्ट हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं और टोटल कितने हैं। इसके अलावा दूरी, कहाँ से कहाँ तक आप जाने वाले हैं, यानी कि आपका अंतिम स्थान कहाँ तक है वो भी इस पर लिखा होता है। तो स्थान जहाँ से आपने ट्रैवल स्टार्ट की है और जहाँ पे आपकी ट्रैवल खत्म होगी, दोनों स्थानों के नाम होते हैं। बस वहाँ पे एक चीज नहीं होती कि आपका जो सफर है, ट्रैवल है, वो किस समय खत्म होगा, ये मेंशन नहीं होता, क्योंकि ट्रेन चलने के बाद पता नहीं चलता कि वो कब पहुंचेगी, बीच में खराब भी हो सकती है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि फेरी एक यात्री नाव है जो कि केरल में प्रयोग की जाती है। इसके अलावा जो लास्ट चैप्टर्स थे वहां पे मैंने आपको एक वल्लम नाव का भी जिक्र किया था। तो सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वल्लम नाव क्या होती है, फेरी क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया। फेरी एक नाव होती है जो कि यात्रा के लिए प्रयोग की जाती है, यात्री नाव है, और ये केरल में प्रयोग की जाती है। वल्लम भी केरल में ही प्रयोग की जाती है, लेकिन इसका उपयोग डिफरेंट है, वो सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके बाद गांधी धाम से कोट्टायम की जो टोटल दूरी है वो 2418 किलोमीटर है और कोझिकोड से कोट्टायम पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगते हैं। अब आप प्रीवियस ईयर देखिए इससे कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारत के डिफरेंट स्टेट्स का वर्णन किया गया है। तो आपको भारत का मैप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेना है, कौन से स्टेट की किस किस से सीमा लगती है, कौन सा स्टेट किसके पास है, और इसके अलावा कौन सा यूटीज किसके पास है, और राजधानी दिल्ली से अन्य जो स्टेट हैं उनके जो राजधानी है या उनकी जो फेमस सिटीज है उनकी दिशा किस तरफ है। तो यहाँ पे आपको दिशा और ट्रेन की एवरेज चाल, इन दोनों के संबंधित टॉपिक आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेने हैं और उनको मल्टीपल टाइम पढ़ना है। इनके मैंने एक एक एग्जाम्पल आपके लिए रखे हैं प्रीवियस ईयर से, और बाकी की डेट मेंशन कर दी है कि कब कब इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। देखिए पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी जब यह क्वेश्चन पूछा गया था, अब तेलंगाना की राजधानी है वर्तमान में।
तो यहाँ पे देख लेते हैं। फिर हैदराबाद पहुंचा और फिर उसके सफर की दिशा आपको बतानी है। तो मैं एक ड्रॉ कर लेती हूँ रफ मैप। देखिए यहाँ पे ये आपका गुजरात है, फिर यहाँ पे वो मध्य प्रदेश पहुंचा, फिर इसके इधर आंध्र प्रदेश पहुंचा। तो वो पहले किधर गया, वो यहाँ से इधर अपने पूरब में गया और इसके बाद गया है वो अपने दक्षिण में। तो पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। देख लेते हैं, पहले दक्षिण दिशा में गलत, पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। तो आपका बी जो है वो राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले ये देखिए कि ये कितनी बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। 2013 में, 15 में, 19 में, 20 में और 21 में, यानी लगातार इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। ये मैंने आपको अलग अलग जगह की अलग अलग बताई हैं। तो पूरी साग और ठंडा दूध ये कहाँ पे था, ये वलसाड में था। ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल ये अहमदाबाद में था और यही राइट ऑप्शन है। छोले भटूरे और लस्सी का जिक्र इसमें नहीं हुआ है। और इडली चटनी और वड़ा चटनी ये हमने कहीं और देखा था जिसका नाम है उडुपी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दिए गए कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे आपका जो रिजर्व रेल का टिकट है उस पर क्या क्या लिखा होता है ये आपको बताना है। टिकट बुक कराने की तारीख, समय और यात्रा शुरू करने की तारीख और समय ये लिखा होता है। डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया ये भी लिखा रहता है। यात्रा करने वालों के नाम, आयु तथा लिंग ये भी लिखा रहता है। ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है वो, और अंतिम स्टेशन का नाम ये भी लिखा हुआ होता है। जबकि क्या नहीं लिखा होता, अंतिम स्टेशन पहुंचने की तारीख और समय। अंतिम स्टेशन का नाम होगा लेकिन वहां ट्रेन कब पहुंचेगी ये नहीं लिखा होता। और यही पूछा है कि इसमें कौन सा नहीं होता। तो इसमें जो गलत है वही आपका सही आंसर है, और जो कि ऑप्शन नंबर ई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 पर स्टेशन छोड़ती है और 18 जुलाई 2014 को सुबह 4:45 पर नागरकोइल स्टेशन पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई 2649 किलोमीटर की जो दूरी है उसकी औसत चाल क्या होगी। तो सबसे पहले हमें निकाल लेने हैं हमारे घंटे कितने हुए। तो ये देख लीजिए आप, 16 से 17 जुलाई को सुबह हो गए आपके 12 घंटे और 18 जुलाई को 24 घंटे हो गए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, एक दिन में 24 घंटे। तो 16 से 17 जुलाई को हमारे 24 घंटे हो गए। अब इसी तरह 17 से 18 जुलाई को 24 घंटे फिर हो जाते हैं 5:15 पे, लेकिन उसमें से टाइम हमारा अभी कम है आधा घंटा। तो 24 दूनी 48, 48 आवर्स में से हाफ आवर कम है तो 47 घंटे 30 मिनट हमारा टाइम है। अब हमें इसका निकालना है एवरेज। तो औसत का मतलब होता है दूरी बटे जो आपके द्वारा चली गई टोटल दूरी होती है। औसत एवरेज निकालने का सूत्र होता है टोटल जो डिस्टेंस है उसके अपॉन में आप कर देंगे टाइम। तो यहाँ पे मैंने देखिए मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप इससे भाग दे के निकाल सकते हैं और ये आंसर लगभग आपका आ जाएगा। ये आप चेक करके बताएंगे मुझे कमेंट करके कि कौन सा इसमें सही है। वैसे मेरे हिसाब से ये लगभग 54 इसका आंसर आएगा। तो आप लोग खुद से इसको चेक करिए और मुझे बताइए डिवाइड करके कि कितना आएगा। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब 6 क्वेश्चंस अभी तक ऐसे बन चुके हैं 2014 में, 15 में, फिर 15 में, 19 में, 20 में और 21 में। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से अपना तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है और ऐसे टिकटों के माध्यम से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। मतलब उन टिकटों का उपयोग करके आप किस किस पे चर्चा कर सकते हैं। तो आप अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न होती है ये बता सकते हैं, बिल्कुल सही है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, नहीं, ये उस वाहन द्वारा चली गई दूरी पर निर्भर करती है। सार्वजनिक
परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और आरक्षण प्रक्रिया की समझ, नहीं, आरक्षण प्रक्रिया की समझ को आपको अलग तरीके से समझाना होगा, वो टिकट पर मेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और सी आपका सही है, जो कि सी ऑप्शन में दिए गए हैं। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो गुरप्रीत नाम का कोई व्यक्ति है जो पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अब आप देखिए, नई दिल्ली जो है वो उत्तर भारत में कहीं ऊपर है और यहाँ पे आपका चेन्नई है नीचे। तो ये आप देख सकते हैं। उसे कौन कौन सी नदी पार करने की संभावना नहीं है, तो वो गोदावरी नदी को पार करेगा, बिल्कुल सही। वो कृष्णा नदी को पार करेगा, ये भी सही है। नर्मदा नदी को पार करेगा, ये भी सही है। जबकि गंगा नदी जो है वो दिल्ली के दूसरे साइड बहती है, इसलिए गंगा नदी को वो पार नहीं करेगा। ये आप मैप देखने से ही पता लगा सकते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैप को मल्टीपल टाइम जरूर देखिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें कौन से पर्वतों में हैं? तो मैंने आपको बताया कि ये जो भाग है ये टोटली मिला के कहलाता है पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट के पर्वत जो भी हैं उनको ही ये व्यक्ति पार करेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, यहाँ पे कहीं हमारा अरावली है और ये हमारा विंध्याचल है। तो यहाँ पे जो पर्वत उसको पार करने होंगे वो करने होंगे पश्चिमी घाट के। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के तट जो है वो अरब सागर पर हैं? तो ये देखिए, अगर आपको मैप की अच्छी समझ है तो आप बता देंगे ये अरब सागर है और ये है हमारा बंगाल की खाड़ी। और अरब सागर में यहाँ पहले गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक और फिर केरल। तो अब देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश हमारा पूर्वी में है, तो ये हमारा पहले ही कट गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल फिर से पूर्वी तट पे है, तो ये फिर से कट गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये भी हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा सही है। और इस तरह के क्वेश्चन कई सारे पेपर्स में मेंशन है, कई सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिनको कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो आपको मैप को बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। पहले आपको खराब मैप बनाना आएगा, फिर आपको सही आ जाएगा। और भारत के सभी स्टेट्स, यूटी और उनकी राजधानियों को आपको मेंशन करना है, और दिल्ली से वो किस दिशा में है ये भी बिल्कुल लर्न कर लेना है, अगर आप 2 से 3 नंबर अपने बचाना चाहते हैं। क्योंकि हर एक पेपर में 2 से 3 नंबर का यहाँ से जरूर पूछा जाता है। औसत, दिशा और स्टेट, ये 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य यहाँ पे आपको बताने हैं कि कौन कौन से राज्य तमिलनाडु के निकट हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फिर से बना लेते हैं। ये हमारा केरल है और ये तमिलनाडु है, और यहाँ पे हमारा कर्नाटक है, और यहीं से आंध्र प्रदेश शुरू हो जाता है। जबकि हमारा यहाँ पे तेलंगाना है और यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र है। तो तमिलनाडु से 3 राज्य हमारे टच हो रहे हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश देख लेते हैं हमारा कौन सा राज्य है। देखिए यहाँ पे हमारा कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल ये गलत है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक ये बिल्कुल सही है हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। फ्रेंड्स, हमने ये देखे कितने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बने हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन अभी तक इस चैप्टर से बन चुके हैं। तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ों को बिल्कुल इम्पोर्टेंटली तैयार कर लेना है, दिशा, औसत और भारत का नक्शा। इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे कि आपके 2 से 3 नंबर जो है वो बच जाएं। आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन चूंकि इन तीनों चैप्टर्स को एक साथ डिस्कस करना जरूरी था, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर्स और उनके प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे। आई होप मेरा ये इनिशिएटिव आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने हैंड रिटन नोट्स को जरूर बनाएं और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। फ्रेंड्स, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पे क्लिक करके वहां पे ज्वाइन जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।